दोस्तों सादर वंदे। दोस्तों सादर वंदे। आज से ठीक 73 साल पहले यही कोई वक्त रहा होगा जब जोर शोर से तैयारियां चल रही होगी, क्योंकि ठीक अभी से थोड़ी देर बाद ठीक रात की 12 बजे यूनियन जैक, इंग्लैंड का ध्वज उतर के उसकी जगह तिरंगा लेने वाला था। 73 साल हो गए आजादी को, और यदि इन 73 सालों में यदि हमने क्या पाया क्या खोया, इसका यदि आकलन करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। काफी कुछ पाया, काफी कुछ खोया। यदि हम पाने की बात करें तो मंगल ग्रह तक हम पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, बड़े से बड़े वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए, हमने इतिहास रच दिया। और सीधी सी बात है, पर जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले किसी ने कुछ भी नहीं किया, पहले की सरकारों ने भी काफी कुछ किया, क्योंकि आज जो विकास है वो कहीं न कहीं उनकी भी देन है, उसमें सबका हाथ है। बस मन में एक पीड़ा ये है कि जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। 73 साल बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे बाद भी बहुत सारे देश आजाद हुए हैं। विश्व युद्ध हुआ था, जापान परमाणु त्रासदी में लगभग नष्ट हो गया था, अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। उसने पलट कर नहीं देखा। हमसे कुछ तो भूले हुई, बुनियादी भूले हुई, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। अक्सर एक कहानी मेरे आदरणीय और अनुकरणीय राजीव जी दीक्षित, उनके मुंह से कहानी सुनी थी बहुत पहले, जब मैं छोटा था। इतिहास की किताबों में जब पढ़ाया जाता था अंग्रेजों की दास्तान, मुगलों की दास्तान, पर किसी भी किताब में ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि हम गुलाम कैसे हुए। मसलन बात करते प्लासी का युद्ध, जिसके बाद इस मुल्क के ऊपर अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया था, परंतु इतिहास की किसी भी किताब में यह नहीं बताया गया था कि हम उस युद्ध में हुआ क्या था। भाई राजीव दीक्षित ने इसके बारे में एक लंबी चौड़ी खोज की थी। इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी में, नेशनल लाइब्रेरी में किताब मिली, उस किताब में जिक्र हुआ था। उस समय जो अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, अंग्रेजों का जो जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, उसने देखा, जब यहाँ पर कुछ समय तक वो उसने देखा और उसने एक आकलन किया कि मुल्क बहुत बड़ा है, इंग्लैंड से कई गुना बड़ा, और उसने सोच लिया कि इस मुल्क को बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। उसने क्यों सोचा, आखिर उसका क्या आकलन रहा होगा, इस मुल्क को कैसे गुलाम बनाया जा सकता है। तो उसके पास सेना के नाम पे तो कुछ मुट्ठी भर सैनिक थे, पर वो सपना देख रहा था इतने बड़े मुल्क को गुलाम बनाने का, वो देख सकता था। उसने खोज प्रारंभ की कि भारत में ऐसा कौन है जो गद्दार बनने के लिए तैयार हो। उस समय भारत में बंगाल का नवाब करता था सिराजुद्दौला, और उसकी हैसियत वही थी जैसे कि आज देश का जो प्रधानमंत्री होता है सर्वे सर्वा। ठीक उस समय भारत का जो सुल्तान था वो बंगाल का नवाब माना जाता था, सबसे शक्तिशाली था। उसने सोचा कि जब इतनी मगरमच्छ का शिकार कर लिया जाए तो पूरे तालाब पर हमारा कब्जा हो जाएगा, और उसने रिसर्च करना प्रारंभ किया। उसे एक गद्दार मिला, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, और वो मीर जाफर जो चंद पैसों के लिए खुद को बेच दे, ज्यादा पैसे मिले तो माँ बाप को बेच दे, और
बंगाल की गद्दी मिल जाए तो इस मुल्क को बेच दें। और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जिसकी विशाल सेना थी, प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की तरफ से कुछ गिने चुने सैनिक थे, कुछ गिने चुने, और उन सैनिकों के साथ वो युद्ध भूमि में लड़ने पहुंच गया। अब युद्ध शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। मीर जाफर, जो बंगाल की सेना का सेनापति था, उसने सरेंडर कर दिया। सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव की सेना जब बंगाल की सड़कों पर घूमने निकली, लोग उसका अभिनंदन कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा, उसने डायरी में एक लाइन लिखी कि हमारे स्वागत के लिए बंगाल की सड़कों के ऊपर जितने लोग उमड़े थे, लाखों की तादाद में, ये देखने के लिए कि अंग्रेजों की इतनी छोटी सेना ने नवाब की इतनी बड़ी सेना को हराया कैसे। और आप यकीन मानो, रॉबर्ट क्लाइव लिखता है कि बंगाल की सड़कों पर खड़े उन लाखों लोगों की भीड़ में से किसी एक ने भी हमारी तरफ पत्थर उछाल दिया होता तो ये देश गुलाम होने से बच जाता। अन्याय के खिलाफ पत्थर उठाने की हिम्मत हम में तब भी नहीं थी, हम में आज भी नहीं है। गद्दार मीर जाफर तब भी थे, और ये गद्दारी जो वतन के साथ गद्दारी करे, इसे मीर जाफर आज भी है। अब ऐसा नहीं कि कोई समुदाय विशेष से ही कोई मीर जाफर हो। पृथ्वीराज चौहान को कौन हरा सकता था? जयचंद गद्दार निकला। इसी प्रकार आप सोचिए कि एक गद्दार यदि क्या कर सकता है, लाखों की संख्या में जब गद्दार होंगे तो इस मुल्क का क्या होगा, ये सोचता दूर की बात है। अब कई बार हमें आश्चर्य होता है, इतिहास की किताबें पढ़ते हम, अशोक महान चंद लाइनों में सिमट जाता है। अकबर महान पेज दर पेज बढ़ता रहता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटियां खाई, अपना जीवन जंगलों में गुजार दिया, उनके हिस्से में चंद लाइनें आती हैं। दूसरी तरफ आप दूसरे जितने भी आक्रांता थे, उन सभी आक्रांताओं के किस्से भरे पड़े हैं। सवाल मेरा ये है, यदि वाकई जो आक्रांता थे इतनी एक विकसित सभ्यता के थे, तो एक बार अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों तरफ नजर डाल दीजिए। आप भारत में घूमते होंगे तो 1000 साल पहले, 500 साल पहले के पुराने खंडर, भव्य इमारतें, स्मारक, सब कुछ मिलता है, बहुत कुछ। आप जो आक्रांता थे, जो अरब से आए हुए थे, मंगोल से आए हुए थे, वहां देखिए रेगिस्तान है, रेगिस्तान की मिट्टी है। अपनी मिट्टी में एक दीवार नहीं बना पाए थे, और वो लोग जब यहाँ पर आते हैं आक्रमणकारी के रूप में और यहाँ शासन करते हैं, तो उनके नाम पे स्मारक बने हुए, सब कुछ बने हुए हैं। एक आक्रांता था बाबर रोड, तुगलक रोड, औरंगाबाद था क्या, औरंगजेब था क्या, एक कातिल बादशाह था औरंगाबाद। आखिर ये हुआ कैसे, ये गलतियां हुई कहां से? मतलब ये कि अतीत में हमने गलतियां की होगी। आप देखिए, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए किसी एक पार्टी का हाथ नहीं, किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं। आप सोचो मसलन कि गांधी लाठी लेके निकल गए इसलिए आजाद हो गए, तो बड़ी गलतफहमी में हम लोग जी रहे हैं। योगदान उनका है, मानते हैं, राष्ट्रपिता है, मानते हैं, सम्मान है, पूरा सम्मान है, दिल से सम्मान करते हैं। परंतु वो भी क्या दौर रहा होगा, 20-21 साल के बच्चे जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं फूटी थी, निकल पड़े देश की आजादी के तराने गाने के लिए। जो हम आज आधी रात को तिरंगा फहराएंगे तो ये उनके कर्मों का फल है। 20 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम जाना, अपने गले में फंदा डाल देना, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहीद हो जाना। थोड़ी देर के लिए सोचे कि भगत सिंह मारे गए, गद्दार अपना था। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के उस अल्फ्रेड पार्क में मारे गए, गद्दार अपना था। हम हर जीती हुई जंग हम हार गए अपने गद्दारों की वजह से।
ये आज की है। आजाद हुए 1947 में। गलतियां क्या की बताऊं मैं आपको। छोटे मुंह से बड़ी बात करना, क्योंकि इसके बारे में लगभग सब लोग जानते, जो लोग मुझे पहचानते, ताकि वो थोड़ा बहुत जान लें। 1947 को हम ये देश भौगोलिक रूप से आजाद हो गया। भौगोलिक रूप से आजाद हुआ, एक शब्द कह रहा हूं मैं, पर 1947 के बाद से मानसिक गुलामी के दिन हमारे प्रारंभ हो गए। कहीं न कहीं हम मानसिक रूप से गुलाम होते गए। टाई बेल्ट वाले अंग्रेज चले गए, क्या फर्क पड़ता है, कपड़े बदल गए, उसकी जगह खादी वाले नेता आ गए। मतलब ये कि भारत को जिन चीजों की जरूरत थी उसकी जगह हम सिर्फ नकल करने के पीछे दौड़ते रहे। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए, एक्चुअल में आजादी मिली नहीं, उन्होंने आजादी दी थी साइन करके, लेट यू आर फ्री नाउ। शायद इसीलिए हमने आजादी की कदर गवा दी। अंग्रेज जब छोड़ के यहां पर गए, अपने पीछे जोधपुरी कोट वाले कुछ नेता छोड़ के गए थे। नेहरू के बारे में अक्सर लॉर्ड माउंटबेटन कहते थे, सत्ता इसके हाथों में सुरक्षित है, ये सिर्फ शरीर से हिंदुस्तानी है, मन से पूरी तरह ब्रिटिश है। और ये यदि इतिहास के उदाहरण देखे जाए तो ये बात सच भी लागू होती है। 1947 में आजाद हो गए हम। आजादी के बाद आप देखिए, जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो कदम सबसे पहले उठाने चाहिए थे, वो कदम हम उठा ही नहीं पाए। सबसे पहले भारत का विभाजन अपने आप में एक भूल थी। चलो विभाजन हो भी गया, मानते हैं जरूरी था, चलो हो भी गया। अखंड भारत का सपना जो सावरकर ने देखा था वो टूट भी गया। पर कभी थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि 20% मुसलमानों के लिए हमने 1/4 पाकिस्तान दे दिया था? मतलब जितने लोग थे उसके अनुपात में एक बड़ा मुल्क उनको हमने दे दिया। वो दे दिया, चलो ये भी मान लेते, पाकिस्तान बन गया, इस्लामिक कंट्री बन गया। मती मारी गई थी हम लोगों की कि हमने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। जो देश धर्म की बुनियाद पे सांसें लेता है, जिसकी सांसों में धर्म है, जिसके तन मन में धर्म है, जिसकी नसों में बहता हुआ खून धर्म की कहानी कहता है, आप उस देश को धर्मनिरपेक्ष कैसे कर सकते हो? पर आपने ये गलती की, और इस गलती के लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। जहां तक कि मेरी सोच है, यदि ऐसा होता, चलो उसके बाद पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए 20% आबादी के लिए हमने इतना बड़ा मुल्क दे दिया, तो तरीका तो ये होता कि सभी मुसलमानों को वहां जाना चाहिए था। जहां भी चले भी जाते हैं, पर हमारे भारत के जो चंद नेता थे, उनके दिमाग में धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा कुलबुला रहा था। संत बनने का उन्हें बड़ा शौक चढ़ा था। भाईचारे की डुगडुगी वो बजा रहे थे, और इस देश को आने वाले समय में एक गहरी अंधेरी खाई में ले जाकर उन्होंने छोड़ दिया था। पहली गलती, मेरी दृष्टि में पहली गलती वो थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती, हमने जो पहला शिक्षा मंत्री बनाया, मौलाना साहब, आजादी के आंदोलन में उनका भी योगदान था, ये देश उनका ऋणी रहेगा। पर हमने क्या किया? आप देखिए कि गुलाम भारत में जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता था, जो अंग्रेज हमें पढ़ाते थे, जो वही हम पढ़ते थे। मैकाले इस देश को छोड़ के चला गया, पर शिक्षा के नाम पर वो इस देश में एक नासूर छोड़ गया था। एक ऐसा नासूर, उसके जख्म आने वाले 73 सालों तक आज भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए हमारी किताबें, उन किताबों में से सिर्फ बाबू निकलते हुए लगते हैं। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, वो शिक्षा ही ऐसी थी।
सरकारी नौकरी। भारत में सबसे पुराने विश्वविद्यालय थे विश्व के, नालंदा और तक्षशिला। वहां सरकारी नौकरियों के लिए नहीं पढ़ाया जाता था। और उस समय भारत शिखर पर स्थापित था, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले देशों में से, दुनिया की सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश था। और मेकाले ने क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया। ए फॉर एप्पल, अ से अनार से शुरू हुआ, ग तक खत्म हो गया। मसलन स्कूलों में जब बच्चे, करोड़ों बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें से सिर्फ 1% लोगों को नौकरी मिलेगी और इससे ज्यादा की इस देश को जरूरत भी नहीं है। पर जिंदगी के 15, 20, 25 साल जब वो पढ़ाई करके जब यूनिवर्सिटी से निकलता है तो वो खेतों में काम कर नहीं सकता है, क्योंकि पैंट की क्रीच बिगड़ने का खतरा रहता है। पसीना बहाए कौन, आराम से कैबिन मिल जाए, कुर्सी मिल जाए और हुक्म चलाए। ये सबको ये चाहिए, मेहनत करना कोई चाहता नहीं है। मसलन बेरोजगारों की इतनी लंबी चौड़ी भीड़। हमने हमारी जो भारतीय संस्कृति के जो गौरवशाली मूल्य थे उसको हमने सिलेबस से हटा दिया, पाठ्यक्रम से हटा दिया। यदि यही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले 20-25 सालों के बाद एक पीढ़ी आएगी जिसे तो पता भी नहीं होगा कि अतीत में हम क्या थे। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी देन है। जब वो पश्चिम के लोग नंगे घुमा करते थे तब ये देश रेशम के कपड़े पहना करता था, दुनिया को रेशम निर्यात करता था। झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे जब वे लोग, तब यहाँ के महल आसमान छूते थे। किसी की औकात नहीं थी कि इस देश के ऊपर कब्जा कर सके। पर हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, दुनिया आती रही, घंटे की तरह में बजाती रही, हमारा इस्तेमाल करती रही। तो उस शिक्षा प्रणाली, जो दूषित शिक्षा प्रणाली थी, उसको लागू किया, जो अंततः हमारे लिए बहुत ही जहरीली साबित हुई। थोड़ी देर के लिए अब बात करते हैं कि जनसंख्या। 130 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है। मैं जितनी देर में ये स्पीच दे रहा हूं उतनी देर में तो सैकड़ों बच्चे पैदा हो भी चुके होंगे, तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। चीन के बाद दूसरे नंबर पे, बहुत जल्दी हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। ये उतना ही पक्का है, यकीन मानिए आप, ये उतना ही पक्का है। परंतु जिस जनसंख्या नियंत्रण के लिए आजादी के बाद ही कदम उठाने चाहिए थे, पर राजनीति की रोटियां सेकना तो तब भी जारी, तब से ही तो प्रारंभ हो गया था, आज भी चल रही है। जनसंख्या की रफ्तार इसी प्रकार से बढ़ती रही तो कोई आश्चर्य नहीं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हिंदू जनसंख्या यहाँ पर कम हो जाएगी और बाकी जो मुस्लिम जनसंख्या यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या पे नियंत्रण है ही नहीं। हिंदुओं ने अपने आप में नियंत्रण लगा दिया। हम दो हमारे दो, इस नारे पे हम लोग चल पड़े, पर दूसरों को हम रोक नहीं पाए। आकलन कीजिए 1947 में हमारे यहाँ कितने मुसलमान थे और आज 73 साल के बाद कितने हैं। कितने रफ्तार से ये मुल्क, इस मुल्क में जनसंख्या बढ़ती रही। उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? आप देखिए पूरी दुनिया में 52 इस्लामिक कंट्री हैं, बाकी ईसाइयत को मानने वाले, धर्म को मानने वाले हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। जो लोग, जिन देशों का अपना राष्ट्रीय धर्म है, वो देश तो विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बुनियाद को नहीं छोड़ा। धर्म अपने जीवन की बुनियाद था, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। हम लोगों ने उसे भुला दिया। अर्थात कि यदि जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस समय कठोर कदम उठाए जाते हैं तो आज शायद इस देश की सूरत अलग होती, सीरत अलग होती।
बढ़ती हुई जनसंख्या वोटों का ध्रुवीकरण कराती है। मुसलमानों के वोट सबके चाहिए क्योंकि थोक भाव से पड़ेंगे। हिंदू बटा हुआ है, पहले भी बटा हुआ था, आज भी बटा हुआ है। राजपूताना इतनी बड़ी ताकत थी कि कोई भी इंग्लैंड वगैरह ये कोई हरा नहीं सकता था, सब मिलके लड़ते हैं, ताकत नहीं थी किसी की। सिकंदर जैसा विश्व विजेता महाराजा पुरु के सामने आके उसके हौसले डिगमगा गए थे। वो ये देश था, गुलाम बन गया। 1000 साल की गुलामी हद होती है। आखिर हम दूसरों को दोष क्यों दें? हम आपस में झगड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। तीसरी जो भूल, सबसे बड़ी भूल है, चौथी भूल, समान नागरिक संहिता। देश एक, संसाधन एक, मिट्टी एक, सब कुछ एक, अलग अलग धर्म, सब कुछ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति संप्रदाय, सबके लिए एक कानून। पर मुसलमानों के लिए अलग से पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं हो, वहां पर भी ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जो मुसलमानों के लिए उनके अपने निजी कानून बनाए। ये भारत में हो सकता था और यही हो रहा है, क्योंकि उस समय ये सब करते तो बहुत आसान था। पर इन 73 सालों में वर्ग संप्रदाय, विशेष संप्रदाय की आबादी इतनी बढ़ गई, कोई भी नेता उनके वोट बैंकों के लालच के लिए वो बुनियादी भूलें कर ही नहीं सकता है। वो कम से कम वो ऐसे मजबूत कदम उठा भी नहीं सकता है। धन्य है पिछले 6 साल में मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व ने कुछ मजबूत कदम उठाए, पर अभी भी लगता है कि और भी मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। 2 काम अभी भी बाकी रहे हैं। भ्रष्टाचार तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है। बिना लिए बिना दिए न तो हम काम करते हैं, न हम करने देते हैं। पहले छोटे छोटे घोटाले होते थे आजादी के बाद से, अब इतने बड़े घोटाले होते कि कितने जीरो लगते यही गिनती नहीं कर सकते हैं। हर देश में भ्रष्टाचार होता है। पर सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पिछले 73 सालों 4 फर्जीवाड़े किए, तो क्या उसमें से किसी एक को भी सजा मिली? 50 साल पहले ही कानून बन गया होता कि जो भ्रष्टाचारी है, यदि पुल बनाते हुए कोई कमजोर पुल बनाता है तो उसी पुल पे लटका दो। 2 को लटकाया होता तो भ्रष्टाचार आज होता नहीं। चीन उसका उदाहरण है। पर ये फैसले करेगा कौन? हर साल आजादी का 1 साल निकल जाता है, आजादी बूढ़ी होती जा रही है। 73 साल हो गए, समस्याएं जस की तस वही है। हम किससे उम्मीद करें? कोई आएगा ऊपर से बचा ले जाएगा। सबसे पहले बदलाव हमें करने की जरूरत है, पर ये हमसे हो नहीं सकता है, क्योंकि हम चारों तरफ का जो परिवेश देखते हैं उसका हम रिफ्लेक्शन मात्र है। हम वैसे ही होंगे। अपना अलग वजूद बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और मुश्किल काम करेगा कौन? सबको शॉर्टकट तरीके से चाहिए। हमारी कार्य संस्कृति होनी चाहिए कि सबसे पहले देश, फिर मेरा राज्य, फिर मेरा जिला, फिर मेरी तहसील, फिर मेरा गांव, फिर मेरा परिवार, और जिंदगी बच गई, जान बच गई तो मैं। पर आज ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मैं और मेरा परिवार। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बहुत बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। 130 करोड़ के मुल्क में आपको पता है टैक्स देने वाले यूं चुटकियों में इतने लोग, उंगलियों पे गिन सकते इतने। बहुत अमीर है, टैक्स देना नहीं चाहता है कोई। और जो टैक्स देते हैं वो भी आंसू बहाते हैं, क्योंकि खादी वाले जो लुटेरे मिल जाते हैं, संसद में बैठे हुए लोग उस पैसों का ढंग से सदुपयोग करें तो टैक्स देने वालों की हौसला अफजाई भी हो, उनका उत्साह बढ़े। पर जब टैक्स देने वालों को लगता है कि हमारे पैसों को लूट खसोट के खा रहे हैं, तो शायद वो नहीं देंगे। ठीक आज 12 बजे हर साल की तरह फिर से एक घर की छत पे तिरंगा लहराऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि अगला साल बेहतर जाएगा।
हर साल लहराता रहूँगा, उम्मीदें करता रहूँगा कि कभी तो कुछ अच्छा होगा। हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हम ताकतवर बन गए, बहुत बढ़िया है, पर इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर बना जा सकता था। उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो भी आएगा जब अमेरिका, रूस, जापान इनकी आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे। कोई भूखा नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, हर सर पे एक छत होगी, हर हाथ को काम होगा, 2 वक्त के चूल्हे सब घरों में जलेंगे। ये देश आगे निकलेगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा होगा, क्योंकि उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। आज नहीं तो कल ये होगा, और अब नहीं तो कभी नहीं। अगले साल फिर इसी जगह पर इसी तरीके से, पीछे मेरे गांव का तालाब नजर आ रहा है, यही पौज 1 साल के बाद फिर आत्मविश्लेषण करेंगे कि कितना कुछ हमने पाया, कितना कुछ खोया। आप सभी देशवासियों को, मेरे सभी अपनों को स्वाधीनता दिवस की एडवांस में शुभकामनाएं। कोशिश करना कि अपने घरों पर एक तिरंगा जरूर फहरा देना। छोटा सा तिरंगा हो तो चलेगा, दिल बड़ा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये तमाम शहीद जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिनकी वजह से आज खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, उन्हें सत नमन। सीमा पर जो हमारे सैनिक जो भी लड़ रहे हैं, हम अपने घरों में सुरक्षित है, कहीं दूर वादियों में, बर्फीली पहाड़ियों पे, हिमालय की वादियों में आज भी हमारा फौजी भाई मुस्तैदी से डटा हुआ है, जो शायद स्वाधीनता दिवस को नहीं मना पाएगा। उन सभी को हार्दिक नमन। शायद आप हो, इसी वजह से हम लोग खुली हवा में या सांस ले रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।